हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर, उसका नाम वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है। तो आई होप इसके पहले जो चैप्टर्स आपके थे लाइक बेसिक्स ऑफ एनएलएम, लाइक उसके पहले काइनेमेटिक्स, देन एनएलएम, फ्रिक्शन, वो सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है। देन हम नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ते हैं वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर सबसे पहले जस्ट एक ओवरव्यू ग्लिम्स ले लेते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को एक बार समझ लेते हैं, देन विल स्टार्ट द चैप्टर। राइट। तो वर्क एनर्जी पावर बेसिकली क्या है? तीन टर्म आपको दिख रहे हैं। पहला वर्क, दूसरा एनर्जी, थर्ड इज पावर। तो तीन टर्म को हमें समझना है, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे वर्क निकालना होगा, कैसे एनर्जी और पावर कैसे निकालना होगा। ठीक है। तो इसका यूज जो है ना, मतलब वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर जो है, इसका यूज मतलब वर्क कैलकुलेट करना, वर्क डन बाय अ फोर्स कैलकुलेट करना, एनर्जी देन फिर पावर कैलकुलेट करना, ये फर्दर आगे आपके कई सारे चैप्टर्स में आने वाला है। चाहे चाहे आप 11th का ले लो, आप वेव पढ़ोगे उसमें भी आएगा, सिस्टम पढ़ोगे उसमें भी आएगा, ऑपरेशन में तो आना ही आना है। फिर 12th के आप चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैग्नेटिज्म में, और आप मॉडर्न पढ़ोगे उसमें भी आएगा। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर फिजिक्स। ठीक है। हाँ, अगर जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मोस्टली एक क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है। ठीक है। जो एडवांस में हो सकता है डायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, बट इसका यूज बहुत हमें होता है अपने इंटायर फिजिक्स में। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक्सपेक्ट के लिए बात करो, चाहे जेई मेंस के लिए बात करो, एडवांस के लिए बात करो। ठीक है। तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका यूज आपके फर्दर आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा होगा। राइट। तो चलिए एक एक टर्म को पहले हम समझते हैं, उसका मतलब क्या। सबसे पहले हम समझें क्या वर्क या फिर वर्क डन बाय अ फोर्स। ठीक है। तो वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय अ फोर्स क्या होता है, उसको हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। राइट। तो आई होप बेसिक जो 9th क्लास में होता है आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वर्क डन सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके से सिंपली 9th क्लास में बता दिया जाता है क्या वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। खैर उस लेवल पर वहां के अकॉर्डिंग ठीक है, हम गलत नहीं बोलेंगे, बट ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप का हो जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है ये एक सिचुएशन में आप केवल डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, उस चीज को हम समझेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, कैसे वर्क को डिफाइन किया गया, वर्क डन को डिफाइन किया गया। तो डेफिनेशन जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, work is said to be done by a force when the force produces a displacement in the body on which it acts in any direction except perpendicular to the direction of force। लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा इजी करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। लेट अस सपोज, मान लो ऐसा कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ तो फोर्स किधर भी लग सकता है, कैसे भी लग सकता है। ठीक है। मान लेते हैं स्मूथ सरफेस से, मान लो फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है। ठीक है। और इस फोर्स की वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऐसा बोला गया, इस फोर्स की वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वर्क डन इस फोर्स का हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब वो डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में। ठीक है। बाकी अदर ऑल केसेस में डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि उस केस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी कोई किसी भी फोर्स का हमें वर्क डन निकालना हो और उस फोर्स के थ्रू जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर के लॉन्ग है, तो वो क्या होगा, जीरो। ये बेसिक फंडामेंटल क्या हमारा डेफिनेशन है। एक्चुअली एक कंप्लीट डेफिनेशन इसको आप बोल सकते हो, जो शायद आपने 9th क्लास में इतना नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन किसका हो गया, हमारा वर्क का। तो अब इसके बाद हम जनरल फॉर्मूला भी डेराइव करेंगे। डेराइव क्या करेंगे, बेसिकली जनरल फॉर्मूला, सो दैट की वर्क डन बाय ए फोर्स किसी भी जनरल सिचुएशन में अगर आपको निकालना हो तो इजिली आप उसको निकाल सको। तो सबसे पहले कुछ चीजें वर्क की समझ लेते हैं। वर्क का जनरल, जैसे ये क्या फॉर्मूला हमने लिखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बाद यूनिट की बात करें, ठीक है, यूनिट ऑफ दिस, तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर। इसको क्या पढ़ा जाता है, जूल। ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो, 1 जूल is the work done by a force of 1 Newton when displacement is what, 1 Newton, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है। तो ये इसकी एसआई यूनिट है वर्क का, क्या, जूल। ठीक है। एसआई यूनिट जूल है। और अगर आप सीरियस यूनिट देखना चाहो तो इसका सीरियस यूनिट होता है अर्ग। सीरियस यूनिट क्या होता है, अर्ग। इस तरीके से हम लिखते हैं, जैसे कि फोर्स का सीरियस यूनिट क्या होता है, डायन। उसी तरीके से वर्क का या वर्क डन का जो सीरियस यूनिट क्या होता है, अर्ग। और रिलेशन क्या होता है,
1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, ये सीएस यूनिट और एसआई यूनिट में हमारा एक सिंपल रिलेशन है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्क डन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन को हमें कैलकुलेट करना है। डिफिनेशन हमने देख ली, हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर स्मॉल वर्क डन, लेट अस सपोज मान लो कोई एक फोर्स एफ है, ठीक है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएस प्रोड्यूस हुआ। अब एक फोर्स कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कुछ भी एंगल हो सकता है, हम जनरल डिफाइन करें। तो स्मॉल वर्क डन dw विल बी इक्वल टू व्हाट, f डॉट ds वेक्टर। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ds वेक्टर इज व्हाट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दैट फोर्स f, dw हमारा है। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, नेट वर्क डन। तो टोटल वर्क डन बोल सकते हो या फिर टोटल, चलो मैं टोटल ही लिख देता हूँ। टोटल वर्क डन हमारा क्या आ जाता है, वो सिंपली हमारा आ जाएगा इस तरीके से, वर्क डन टोटल इज इक्वल टू सिंपली इंटीग्रल एफ डॉट ds। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो, वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या होगा, दिस इज आवर जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बोल सकते हो। अब इसको डिफरेंट केसेस में जैसा सीन होगा, जैसा सिचुएशन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें फोर्स वेरिएबल हो, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल, उसके बीच एंगल वेरिएबल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास जनरल रिलेशन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो, एफ ds कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगर जैसे डॉट प्रोडक्ट है तो उसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख जाएंगे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया और कॉस थीटा हो गया। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा सिंपल रिलेशन है। चलिए एक केस में इसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ऐसे एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे कुछ ऐसे फोर्स लग रहा है और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, मास एम है। तो आपको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, सॉरी वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें चीजें मेंशन है कि फोर्स कांस्टेंट है, और इस तरीके से अगर इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे फोर्स अगर लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्क डन का हमारा रिलेशन क्या है, इंटीग्रल एफ ds cos थीटा। तो पहली चीज इस सिचुएशन में क्या बोल दिया, फोर्स कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा फोर्स हमारा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो भी कांस्टेंट, वो भी इन इन ड्यूरेशन मोशन में चेंज नहीं हो रहा, तो भी हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, देखो एफ cos थीटा बाहर आ गया, इंटीग्रल ds। अब इंटीग्रल ds इज व्हाट, नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एफ डेल्टा एस कॉस थीटा। अब डेल्टा एस लिखो या एस लिखो, बात से में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बाहर, जैसे फोर्स इसमें कांस्टेंट है और एंगल भी क्या था, कांस्टेंट, तो हमने उसको बाहर किया। तो ये बेसिक है वर्क डन कैलकुलेट करने का। अब बाकी जैसा सिचुएशन दिया होगा, जैसा, क्योंकि मैंने जर्नलिस्ट बताया, क्योंकि मेन से एडवांस लेवल में अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ वेरिएबल फोर्स वाले मिलते हैं, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट वाले मिलते हैं, वेरिएबल एंगल वाले मिलते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब हमें समेशन छोटा छोटा करके उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोस्ट जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क डन बाय योर फोर्स।